जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्टोग्राफी की क्लास चल रही थी और आप सभी को पता होगा, कल मैंने बता दिया था कि अब ज्योग्राफी की पर डे 2 क्लास होंगी। एक क्लास होगी 2 से 3 बजे के बीच में और दूसरी वाली जो क्लास है वो हमारी होगी शाम को 7:30 से 8:30 बजे के बीच में। ठीक है, तो अब बिल्कुल सतर्क रहे, सावधान रहे, 2 क्लासों के लिए तैयार रहें। कोई क्लास मिस नहीं करनी, शानदार तरीके से पढ़ना है, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है। कम टाइम बचा हुआ है, जेआरएफ निकालने का टारगेट करना है। हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैप पढ़ रहे थे। हमने कल वाली क्लास में कोरोक्रोमेटिक, कोरोस्मेटिक, इग्रोग्राफ, हीदरग्राफ, ओगिलवी का इग्रोग्राफ, ये सारा मैंने पढ़ा दिया था। अब मैं आपका रिवीजन कराता हूँ 1 मिनट में। आपको खुद को अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आंसर देना है। आपको अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कसम में चिटिंग नहीं करोगे। इग्रोग्राफ किसने दिया था? इग्रोग्राफ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पहला क्वेश्चन। स्टार्टिंग कीवर्ड बता देता हूँ मैं, ए आएगा। उसके बाद का 2 शब्दों का एक आंसर होगा जो आपको बताना है। ओगिलवी का जो इग्रोग्राफ था वो किस सन में दिया गया था, ये आपको बताना है। हीदरग्राफ किसने दिया था? अंतर्राष्ट्रीय जो मैप होता है जिसको हम इंटरनेशनल मैप बोलते हैं, वो किसने दिया था? हीदरग्राफ किसके समान विशेषताएं रखता है? रचना विधि के आधार पर हीदरग्राफ किसके समतुल्य है? ठीक है, इग्रोग्राफ में आधार में हम किसको रखते हैं? समय को रखते हैं, जलवायु को रखते हैं, और ऊर्ध्वाधर में हम किसको रखते हैं? ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने कुछ तमाम क्वेश्चन पूछे आपसे, इनका आपको आंसर देना है बिना चिटिंग के हुए, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं समघनत्व मानचित्र। यह एक प्रकार का थीमेटिक मैप होता है। जो समघनत्व मानचित्र होता है वो एक प्रकार का थीमेटिक मैप होता है जो समान मूल्य के स्थान को जोड़ने के लिए लाइन या क्षेत्रीय प्रतीकों का उपयोग करके एक निरंतर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जो समघनत्व मानचित्र होता है वो एक थीमेटिक मैप होता है, थीमेटिक मैप होता है। ये एक समान मूल्य, ये क्या करता है? समान मूल्य के स्थानों को जोड़ने के लिए लाइन या क्षेत्रीय प्रतीकों का उपयोग करता है। ठीक है, एक निरंतर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो थीमेटिक जो समघनत्व मानचित्र है वो क्या करता है? समान घनत्व वाले स्थानों को जोड़ता है। सपोज डैट ये पूरा भारत है, यहाँ पर 201 घनत्व, 201 घनत्व, 201 घनत्व, 201 घनत्व, तो इन सभी स्थानों को जोड़ने वाला जो लाइन होती है उसको हम समघनत्व लाइन बोलते हैं। ये समान घनत्व वाले स्थानों को जोड़ने का काम कर रही है। और ये क्या होता है? एक थीमेटिक मानचित्र होता है और इसमें दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर स्थितिक मानचित्र सामान्य तौर पर रेस्टर डेटा या नमूना बिंदुओं के एक सेट से प्रक्षेप करके बनाए जाते हैं। जो स्थितिक मानचित्र होता है ये सामान्य तौर पर रेस्टर डाटा या नमूना बिंदुओं के सेट से प्रक्षेप करके बनाया जाता है। ध्यान रखना, स्थितिक मानचित्र में रेस्टर डाटाओं का प्रयोग किया जाता है, नमूना बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है और प्रक्षेपण विधि के द्वारा। प्रक्षेप क्या होता है? प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन अब हमारे नेट के सिलेबस से हटा दिया गया, वरना कार्टोग्राफी का एक सबसे बड़ा पोर्शन कवर करता था प्रोजेक्शन। सबसे लंबा चौड़ा टॉपिक था प्रोजेक्शन, जिसको अब हटा दिया गया। लेकिन ये ध्यान रखना है, प्रोजेक्शन के द्वारा बनाया जाता है इस रेथमिक मानचित्र को। एक रेथमिक मानचित्र बनाने के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य होता है एक चिकने क्षेत्र के वितरण को प्रभावी ढंग से दिखाने के लिए। कोई भी चिकना क्षेत्र है उसके वितरण को बिल्कुल परफेक्टली तरीके से, प्रभावी तरीके से दिखाने के लिए इस रेथमिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। यह पैमाने के विभिन्न स्तरों के लिए एक लचीला और अनुकूलीय है। क्या है? यह पैमाने के विभिन्न स्तरों को दिखाने के लिए एक लचीला और अनुकूलीय है। यह कंप्यूटर में कार्टोग्राफी उपकरण और विधियों को आसान बनाता है। जो स्थितिक मानचित्र है इसको बनाने के बाद में कार्टोग्राफी में उपकरण और विधियों को बिल्कुल आसान हो गई थी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसके लिए स्थितिक मानचित्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। स्थितिक मानचित्र सामान्य तौर पर रंग, विशेष रूप से रंग
और मूल्य का उपयोग करके निरंतर डेटा सेट की कल्पना करने में सहायता करने के लिए किया जाता है। जो स्थिरात्मक मानचित्र है, इसका सामान्य तौर पर हम रंग, विशेष रूप से रंग और मूल्यों का उपयोग करके रेगुलर डेटा जो रेगुलर डाटा होते हैं, ठीक है, उनकी कल्पना करने में सहायता करता है या उनकी कल्पना करने के लिए बनाया जाता है। देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन, आपको ये ध्यान रखना है। स्थिरात्मक मैपिंग अक्सर कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड किए गए डेटा से खींची गई रेखा के लिए निरंतर बिंदु या डेटा का उपयोग करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये लाइन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू पेपर। यदि आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी एज ए एग्ज़ाम पॉइंट व्यू मैं बताऊं तो इट इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। स्थिरात्मक मानचित्र को उष्मा मानचित्र भी कहते हैं। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है प्यारे साथियों। उष्मा मानचित्र किसको कहते हैं? स्थिरात्मक मानचित्र को कहते हैं। स्थिरात्मक मानचित्र समघनत्व मानचित्र, इसके द्वारा क्या किया जाता है? समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। डेसीमेट्रिक मानचित्र विषयगत मानचित्र की एक विधि है। जो डेसीमेट्रिक मानचित्र है वो विषयगत मानचित्र की एक विधि है। जिसमें अतिरिक्त भौगोलिक जानकारी को शामिल करके एक कोरोप्लेथ मानचित्र को परिष्कृत किया जाता है। जो डेसीमेट्रिक मानचित्र है वो क्या है? एक विषयगत मानचित्रण की विधि है। इसमें अतिरिक्त भौगोलिक जानकारी को शामिल करके एक कोरोप्लेथ मानचित्र बनाया जाता है। डेसीमेट्रिक मानचित्र का आविष्कार किसने किया था? अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। डेसीमेट्रिक मानचित्र का आविष्कार किया था सेमेनोव्यानसांस्की ने। ये पूरा नाम आपको याद रखना है, सेमेनोव्यानसांस्की। इन्होंने डेसीमेट्रिक मानचित्र का आविष्कार किया था। इन्होंने डेसीमेट्रिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था माप घनत्व के लिए। डेसीमेट्रिक मानचित्र का जो मानचित्र शब्द है, डेसीमेट्रिक जो मैप है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सेमेनोव्यानसांस्की ने। डेसीमेट्रिक शब्द का प्रयोग माप घनत्व के लिए सबसे पहले किया गया था। इन्होंने डेसीमेट्रिक मानचित्र को मानचित्र के रूप में परिभाषित किया था। डेसीमेट्रिक का आविष्कार सेमेनोव्यानसांस्की ने किया था। इन्होंने डेसीमेट्रिक मानचित्र को मानचित्र के रूप में परिभाषित किया था। अब आप बोलोगे कि सर ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? भाई डेसीमेट्रिक को सबसे पहले मानचित्र के रूप में किसने बताया था कि डेसीमेट्रिक भी एक मानचित्र होता है? ये बात किसने बताई सबसे पहले? सेमेनोव्यानसांस्की ने बताई थी। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक वर्णमात्री मानचित्र मानकीकृत डेटा का उपयोग करता है, लेकिन नक्शे की सीमा के अंदर वास्तविक बदलते घनत्वों को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय प्रतीकों को रखता है। देखो ये वाली बात भी मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं पेजों की काउंटिंग बढ़ाने के लिए और थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, लेकिन हम एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से पढ़ रहे हैं तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये वाली लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू पेपर। एक तरीके से यदि मैं इंपॉर्टेंस का लेवल बताऊं तो इसका 0 है, ठीक है। यहाँ से किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है। भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसे उपकरणों के उत्पादन के लिए सीमित विकल्पों के कारण डेसीमेट्रिक मानचित्र का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डेसीमेट्रिक मानचित्र का व्यापक रूप से उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसे उपकरणों के उत्पादन के लिए सीमित विकल्पों के कारण, क्योंकि इसमें क्या होता है, बिल्कुल लिमिटेड विकल्प होते हैं, ऑप्शन बहुत सारे नहीं होते यहाँ पर, ठीक है। तो सीमित विकल्प होने के कारण डेसीमेट्रिक मानचित्र को व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे साथियों, ठीक है, कि डेसीमेट्रिक मानचित्र का व्यापक रूप से उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसमें उपकरणों के उत्पादन के लिए क्या होते हैं, बिल्कुल सीमित विकल्प होते हैं, बिल्कुल लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको डेसीमेट्रिक मानचित्र और कोरोप्लेथ मानचित्र में अंतर। वर्णमात्री मानचित्र पर आंचलिक सीमाएं सांख्यिकी सतह में तेज बदलाव पर आधारित होती हैं।
कोरोप्लेथ मानचित्र पर आंचलिक सीमाओं में अधिक सामान्य उद्देश्यों के लिए स्थापित इकाइयाँ। ठीक है, यहाँ पर स्थापित इकाइयों की बात की जा रही है। किसकी? स्थापित इकाइयों की बात की जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर सांख्यिकी सतह में तेज बदलाव की बात की जा रही है। डेसीमेट्रिक मानचित्र में सांख्यिकी सतह में तेज बदलाव की बात की जाती है, वहीं कोरोप्लेथ मानचित्र में आंचलिक सीमाओं में स्थापित इकाइयों की बात की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो सहायक डेटा के माध्यम से प्राप्त होती है। डेसीमेट्रिक मानचित्र के अंदर जो ये बदलाव हैं, जो तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सामान्य डेटा के माध्यम से प्राप्त होते हैं। व्यक्तिगत डेसीमेट्रिक जोन आंतरिक रूप से सजातीय होने के लिए विकसित किए जाते हैं। ठीक है, जो व्यक्तिगत डेसीमेट्रिक जोन होते हैं वो आंतरिक रूप से सजातीय होने के लिए विकसित किए जाते हैं। कोरोप्लेथ जोन को डेटा के आधार पर परिभाषित नहीं किया जाता। इस प्रकार आंतरिक समरूपता के स्तर निम्न होते हैं। जो कोरोप्लेथ मानचित्र होता है उसको डेटा के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। कोरोप्लेथ जोन को डेटा के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रकार आंतरिक समरूपता का निम्न स्तर पाया जाता है। जो कोरोप्लेथ मानचित्र होता है उसमें क्या होता है? उसमें आंतरिक समरूपता का बिल्कुल लो लेवल पाया जाता है, निम्न स्तर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोरोप्लेथ जोन को डेटा के आधार पर परिभाषित नहीं किया जाता। इस प्रक्रिया की विस्तृत श्रृंखला पर शोध किया जाता है। जो डेसीमेट्रिक मानचित्र होता है इसमें क्या किया जाता है? बिल्कुल विस्तृत तरीके से शोध किया जाता है, जबकि कोरोप्लेथ मानचित्र में क्या होता है? मानकीकृत तरीके होते हैं, अपने अकॉर्डिंग मेथड होते हैं। आप चाहो जिस तरीके का मेथड बना के, बिल्कुल सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जैसा चाहो वैसा मेथड बना के आप यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं कोरोप्लेथ मानचित्र में। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ क्लाइमोग्राफ। अब हम पढ़ते हैं क्लाइमोग्राफ के बारे में। क्लाइमोग्राफ क्या होता है इसको मैं डिटेल से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये लोग ध्यान रखो कि क्लाइमोग्राफ है ना, जो डेसीमेट्रिक मानचित्र है, जो कोरोप्लेथ मानचित्र, कोरोप्लेथ मैंने पहले बता दिया था। जो इम्पोर्टेंट था ना, मेरे यदि दिल से ये पूछो आप कि कोरोप्लेथ मानचित्र और डेसीमेट्रिक मानचित्र जिसमें आपने अब तक जो पढ़ा है, मैंने जो अब तक पढ़ाया है आज वाली क्लास में, उसमें यहाँ पर कोरोप्लेथ मानचित्र के बारे में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने पहले पढ़ा दिया जब मैंने आपको आइसोप्लेथ और कोरोप्लेथ दोनों एक साथ पढ़ाए थे। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो कोरोप्लेथ मानचित्र का कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। बात की जाए डेसीमेट्रिक मानचित्र, डेसीमेट्रिक मानचित्र किसने बनाया, किसके लिए बनाया? सबसे पहले एक तो ये वाला एरिया, दूसरा किसके लिए उपयोग किया जाता है और किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है इसमें प्रदर्शन के लिए। केवल ये वाला कंटेंट इम्पोर्टेंट है, बाकी यहाँ पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। बात की जाए क्लाइमोग्राफ, क्लाइमोग्राफ एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। क्लाइमोग्राफ क्या होता है? सबसे पहले मैं एक एक चीज़ लेके समझाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं किसी स्थान के औसत आर्द्र बल्ब तापमान एवं रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपेक्षिक आर्द्रता को दिखाने के लिए, आर्द्र बल्ब तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता को दिखाने के लिए क्लाइमोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्लाइमोग्राफ का प्रयोग क्यों किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता और आर्द्र बल्ब तापमान, दो इन चीज़ों को ध्यान रखना। आर्द्र बल्ब तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लाइमोग्राफ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, और इसमें ये जो आर्द्र बल्ब तापमान है ना, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आर्द्र बल्ब तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता को दिखाने के लिए हम क्लाइमोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अब क्लाइमोग्राफ का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनता है, देखना। ठीक है, सॉरी कहाँ गया? अब देखो, यहाँ पर मैं इससे रिलेटेड आपके कुछ डाउट हैं वो क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर ये डायग्राम है, आपको दिख रहा है डायग्राम? बिल्कुल दिख रहा होगा क्योंकि विजिबल है, ये दिखने लायक है। ये ऐसा नहीं है कि चलो आपको कुछ दिखेगा नहीं, बिल्कुल दिखने लायक है। बिल्कुल देखोगे सही ढंग से तो आराम से दिखेगा। ये डायग्राम है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है आपेक्षिक आर्द्रता और यहाँ पर लिखा है औसत आर्द्र बल्ब तापमान।
ये दोनों लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि क्षैतिज में हम आपेक्षिक आर्द्रता रखेंगे और ऊर्ध्व जो स्तंभ है, ऊर्ध्व जो आरेख है, उस पर हम आर्द्र औसत बल्ब तापमान रखेंगे। दोनों बातें आपको बिल्कुल क्लियरली तरीके से पता होना चाहिए कि ऊर्ध्वाधर में हम औसत आर्द्र बल्ब तापमान की बात करेंगे और क्षैतिज में हम आपेक्षिक आर्द्रता की बात करेंगे। इसके द्वारा हम आर्द्रता दिखाएंगे, इसके द्वारा हम आर्द्र बल्ब तापमान दिखाएंगे। ये बात आपको 100% ध्यान रखना चाहिए। अब मैं इसको याद करने का भी तरीका बता देता हूँ। देखो, आर्द्रता और यदि तापमान दोनों की बात की जाए तो धरातल से ऊपर की ओर जाने पर सबसे ज़्यादा परिवर्तन किस में देखने को मिलता है? तापमान में मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा परिवर्तन तापमान में देखने को मिलता है यदि हम दोनों में कंपेयर करते हैं। यदि मैं आर्द्रता और तापमान दोनों की मैं कंपेयर कराऊँ आपसे, तो यदि आप धरातल से ऊपर की ओर जाओगे ना, तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा आर्द्रता की तुलना में तापमान में। तापमान बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित होता रहेगा ऊपर की ओर जाने पर, आर्द्रता में तुलनात्मक रूप से कम परिवर्तन आएगा। और यदि आप धरातल पर चलोगे, इस तरीके से ज़मीन का, पृथ्वी के सरफेस पर चलोगे ना, तो तापमान और आर्द्रता इन दोनों में यदि आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा आर्द्रता में। बरसात कहीं बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। आप भारत की बात कर लो, राजस्थान, आप पूर्व से पश्चिम की ओर चलो, पूर्व में ज़बरदस्त तरीके से सबसे ज़्यादा बरसात हो रही है। बात करेंगे सबसे पहले हम म्यांमार की बाउंड्री वाले एरिया की। ये म्यांमार भारत का मानचित्र है, हम यहाँ से चलते हैं, म्यांमार की बाउंड्री से चलते हैं, यहाँ पर कम बरसात है। फिर हम आसाम के चेरापूंजी में आएंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बरसात है। फिर बरसात कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। बात करेंगे राजस्थान में घुसते ही थोड़ी थोड़ी बरसात है भरतपुर धौलपुर वाले एरिया में। और जब आप पश्चिमी राजस्थान में घुसोगे, जैसलमेर में, भारत की सबसे कम बरसात। ठीक है, तो एक साइड भारत की सबसे ज़्यादा बरसात, एक साइड भारत की सबसे कम बरसात। तो जो क्षैतिज अक्ष होता है ना, वो हमें आर्द्रता में सर्वाधिक परिवर्तन को इंडिकेट करता है। यदि हम क्षैतिज के अकॉर्डिंग चलते हैं, पृथ्वी की धरातल पर चलते हैं, तो तापमान और आर्द्रता दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो तापमान की तुलना में आर्द्रता में ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि जैसलमेर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, मेघालय का 0 है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यह हमें एक याद करने का तरीका है। आप बात करोगे जम्मू कश्मीर की और राजस्थान, भाई जम्मू कश्मीर राजस्थान एक फैक्टर है। जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर 0 डिग्री है, राजस्थान का 45 है, लेकिन आप पूरे भारत की देखोगे ना, तो टेम्परेचर में थोड़ी समरूपता पाई जाती है। लेकिन पूरे भारत में यदि आप बरसात का वितरण देखोगे ना, बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा। जैसलमेर में कम बरसात है, राजस्थान में बिल्कुल कम है, फिर आसाम में तेज़ हो गई, फिर के पश्चिमी घाटिया क्षेत्र में बहुत तेज़ हो रही है, फिर इस साइड बीच वाले एरिया में बिहार वगैरह में बहुत कम बरसात हो रही है। तो इस तरीके से बहुत सारी आपको डिसएबिलिटीज़ दिखेंगी, बहुत सारी विभिन्नताएँ दिखेंगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्षैतिज में आर्द्रता को रखते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा परिवर्तन तापमान की तुलना में अधिक परिवर्तन हो रहा है। ऊर्ध्व अक्ष में हम तापमान को रखेंगे क्योंकि आर्द्रता की तुलना में अधिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका ट्रिक बना के, ये मैंने ट्रिक बनाया, ऑथेंटिक वो इन्फॉर्मेशन नहीं, ये केवल एक ट्रिक बनाने का तरीका है कि हम इनको कंफ्यूज ना हो, इनको हम गलत ना करें। अब इस आरेख में मैंने 4 शब्दों का यूज किया है। एक है स्कोचिंग, दूसरा है मग्गी, तीसरा है रो, चौथा है किन। ठीक है, किन, रो, स्कोचिन और मग्गी। रो का मतलब होता है क्षैतिज। ठीक है, रो का मतलब क्या है? क्षैतिज। क्षैतिज यहाँ पर आ गए। आप ग्राफ इस तरीके से बनाओगे, क्लाइमोग्राफ का ग्राफ आपने इस तरीके से बनाया। ठीक है, यहाँ पर तो हमने ये बाउंड्री बना दी दिखाने के लिए, लेकिन एक बार सपोज दैट करके देखो, आप इस तरीके से मानचित्र बनाया, तो यदि ये डायग्राम है तो इसमें कोना कहाँ पर है? मैं आपसे पूछूं, ये क्लाइमोग्राफ का डायग्राम है, इसमें आप कोना बताओ, कोना कहाँ पर है? तो इसमें कहाँ है कोना? यहाँ पर है। यहाँ पर कोई कोना नहीं है, यहाँ पर भी कोई कोना नहीं है, यहाँ पर भी कोई कोना नहीं है। कोना कहाँ पर है? यहाँ पर है। और किन, किन किससे जुड़ा हुआ है? कोने से जुड़ा हुआ है। किन शब्द कोना से संबंधित है। किन कोना, किन कोना, किन कोना, किन कोना। ठीक है, ठीक है, किन शब्द है जो कोना शब्द से जुड़ा हुआ है, तो किन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कोना को। तो आपको ध्यान हो गया कि किन तो इस कोने में आएगा। रो का मतलब होता है क्षैतिज। भाई क्षैतिज यहीं पर ही होगा ना, यहाँ पर भी क्षैतिज नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर होगा, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर होगा, यहाँ पर किन हो गया कोना। भाई क्षैतिज यहाँ पर आ सकता है, या तो यहाँ पर आ सकता है, या यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर किन आ गया तो क्षैतिज यहाँ पर आ गया। रो, रो स्तंभ और आरेख होता है ना, स्तंभ आरेख। ठीक है, तो ये क्षैतिज को इंडिकेट करता है रो। ठीक है, तो रो यहाँ पर हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, किन के जस्ट विपरीत है मग्गी। किन के जस्ट अपोजिट कौन है? मग्गी है।
कौन है? मगी। और बचे हुए कॉर्नर में कौन है? स्कोचिन है। कौन है? स्कोचिन है। तो किन कोने में है? यहाँ पर। इसके जस्ट विपरीत है मगी, यहाँ पर। रो है क्षैतिज में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किन हो गया इसलिए यहाँ पर नहीं हो सकता। और बचे हुए कोने में स्कोचिन है। अब इन चारों शब्दों की मैं विशेषताएं बता रहा हूँ आपको। पहली बात तो अब मेरे को बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद बता दोगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? आपेक्षिक आर्द्रता 0 से बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही है। इस साइड टेम्परेचर है वो 0 से बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको यहाँ की विशेषता पूछूं कि इस कोने की जलवायु बताओ आप, तो यहाँ पर क्या है? आपको टेम्परेचर भी बिल्कुल कम है और यहाँ पर आर्द्रता भी बिल्कुल कम है। मतलब आर्द्रता भी कम है, टेम्परेचर भी कम है, तापमान भी कम है, आर्द्रता भी कम है। आर्द्रता कम होने का मतलब यहाँ पर शुष्क है, टेम्परेचर कम होने का मतलब ये शीत है। तो यहाँ पर कैसी जलवायु देखने को मिलेगी आपको? शीत शुष्क जलवायु। शीत क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम है। शुष्क क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता कम है। अब मैं यदि इस मगी की बात करूँ, इस मगी में देखो यहाँ पर आर्द्रता भी बहुत तेज है। आर्द्रता देख लो, यहाँ पर है, पीक लेवल पर आर्द्रता है भाई, आर्द्रता पीक लेवल पर है। यदि टेम्परेचर की बात करोगे यहाँ पर, सॉरी, टेम्परेचर पीक लेवल पर है, आर्द्रता भी यहाँ पर पीक लेवल पर है। मगी में टेम्परेचर भी फुल है, मगी में आर्द्रता भी फुल है। समझ में आ गई ना बात? ये मगी है, मगी में यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत हाई है, मगी में यहाँ पर आर्द्रता भी बहुत हाई है। यहाँ पर तापमान भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा है। आर्द्रता अधिक होने की वजह से यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाएगी, और टेम्परेचर अधिक होने की वजह से यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय टाइप की जलवायु पाई जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर कम होने पर शीत जलवायु पाई जाती है, टेम्परेचर अधिक होने पर उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। बरसात अधिक होने के कारण आर्द्र, भाई आर्द्रता अधिक है इसलिए यहाँ पर आर्द्र जलवायु हो गई। टेम्परेचर अधिक है इसलिए यहाँ पर शुष्क जलवायु हो गई। तो यहाँ जलवायु कैसे पाई जाएगी? शुष्क आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। दो डाउट क्लियर? अब तीसरा ले लो, रो। रो की विशेषता देखो। रो पर यदि मैं टेम्परेचर की बात करूँ, सबसे कम है टेम्परेचर, ठीक है, 0 टेम्परेचर, यहाँ पर 40 0 टेम्परेचर है। और आर्द्रता की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्द्रता है रो पर। आर्द्रता इस तरीके से बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो इस शुद्ध में यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर तो बिल्कुल कम है, लेकिन यहाँ पर आर्द्रता बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ कैसी जलवायु पाई जाएगी? आर्द्रता अधिक है इसलिए यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाएगी, टेम्परेचर कम है इसलिए यहाँ पर शीत जलवायु पाई जाएगी। तो यहाँ कैसी जलवायु हो गई? शीत आर्द्र जलवायु हो गई। और अब मैं बात करूँ आपके साथ स्कोचिन के बारे में। स्कोचिन में क्या होगा? यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल पीक लेवल पर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पर आर्द्रता बिल्कुल 0 है, ठीक है। आर्द्रता 0 है, टेम्परेचर हाई है। आर्द्रता बिल्कुल शून्य होने की वजह से, सबसे कम होने की वजह से यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाएगी? शुष्क पाई जाएगी। टेम्परेचर अधिक होने की वजह से यहाँ पर उष्ण जलवायु पाई जाएगी। तो यहाँ पर कैसी जलवायु हो गई? उष्ण शुष्क हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उष्ण, टेम्परेचर अधिक है, शुष्क, आर्द्रता कम है। तो अब बताओ, यदि यहाँ से इस क्लाइमोग्राफ के डायग्राम से क्वेश्चन पूछता है, किन रो मगी स्कोचिन को आपस में मैच करवाता है, मिलान करवाता है, तो क्या आप क्वेश्चन गलत करेंगे? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए अब आपका क्वेश्चन गलत। अभी भी होता है तो फिर धन्य हो आपका। सबसे पहला क्लाइमोग्राफ किसने बनाया? ग्रिफिथ टेलर ने बनाया था। किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। हीदर ग्राफ सबसे पहले किसने बनाया था? याद करो, हीदर ग्राफ याद करो, सबसे पहले किसने बनाया? इंटरनेशनल मैप सबसे पहले किसने बनाया? इग्रोग्राफ सबसे पहले किसने बनाया? ओगिलवी इग्रोग्राफ कब बनाया गया? क्लाइमोग्राफ में क्षैतिज अक्ष पर किसको दिखाते हैं? तो अग्रोग्राफ में क्षैतिज अक्ष पर किसको दिखाया था? क्लाइमोग्राफ में ऊर्ध्व अक्ष पर किसको दिखाते हैं? तो अग्रोग्राफ में ऊर्ध्व अक्ष पर किसको दिखाया था? इग्रोग्राफ और क्लाइमोग्राफ, भाई ओगिलवी का इग्रोग्राफ और इग्रोग्राफ दोनों में क्या अंतर है? याद करो कि अग्रोग्राफ और ओगिलवी का अग्रोग्राफ दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओगिलवी अग्रोग्राफ एंड इग्रोग्राफ? अभी आप रिमेंबर करो इसको, ठीक है। इस आरेख को देखकर किसी स्थान की जलवायु संबंधित सामान्य दशाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। किसी भी स्थान की यदि आप जलवायु से संबंधित सामान्य दशाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो
क्लाइमोग्राफ उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी बात रही इन चारों की कि इन चारों की क्या विशेषताएं हैं, बिल्कुल मैंने जो बताया बिल्कुल वो की वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करें क्लाइमेटोग्राफ के बारे में। देखो, क्लाइमेटोग्राफ इसको वर्त आरेख भी बोलते हैं। कैसा होता है? बिल्कुल वर्त के आकार का होता है। किसी स्थान के मासिक तापमान और मासिक वर्षांत। क्लाइमेटोग्राफ में और क्लाइमोग्राफ में अंतर क्या है? क्लाइमोग्राफ में आर्द्र शुष्क बल्ब तापमान का प्रयोग किया जा रहा है और आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि क्लाइमेटोग्राफ में आप मासिक तापमान और मासिक वर्षांत मंथली टेम्परेचर एंड मंथली रेनफॉल एंड मंथली टेम्परेचर का प्रयोग कर रहे हो। मंथली शब्द रिप्रेजेंट, जो मंथली शब्द होता है, मंथली में थी आ रहा है, क्या आ रहा है? मंथली में थी आ रहा है, तो ये जो थी है ना वो टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मंथली क्लाइमेटो, तो क्लाइमेटो में मंथली टेम्परेचर होता है और मंथली रेनफॉल होता है। इसको जो क्लाइमेटो होता है उसको अर आरेख, स्कोप ग्राफ एडविन रेंज ने कहा था, ध्रुवीय चार्ट पोलर चार्ट TW बर्च ने कहा था, और जलवायु आरेख क्लाइमेटोग्राफ मुंस और हॉटसन ने कहा था। ये सारे तीनों के तीनों शब्द याद रखना। क्लाइमेटोग्राफ को अर आरेख, स्पोक आरेख किसने कहा था? एडविन रेंज ने कहा था। ध्रुवीय चार्ट, इसको पोलर चार्ट किसने कहा था? बर्च महोदय ने कहा था। और इसको जलवायु आरेख क्लाइमेटोग्राफ EN मुंस और हॉटसन ने कहा था। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ अब की 2 बजे वाली क्लास का यहाँ पर द एंड होता है। फिर मिलते हैं शाम को 7:30 बजे बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ। ध्यान रहे 2015, 16, 17, 18, 19, 20 कभी भी पेपर हो सकता है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।